डिज़ाइन हम लोग करते हैं। बट ये डिज़ाइनिंग जो है, ये डिज़ाइनिंग का पूरा चीज़ हम लोग तभी सीखेंगे जब हम लोग मोटर या जनरेटर के बारे में सीखेंगे। अभी हम लोग उसके बारे में नहीं सीख रहे हैं, जस्ट एक फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लेते हैं कि जो भी उस साइड रहेगा उधर फोर्स हमेशा ऊपर रहेगा, जो भी इस साइड रहेगा हमेशा उस साइड फोर्स नीचे रहेगा। तो हम लोगों को इतना डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग डायग्राम बनाएंगे फिर से जब हम लोग पूरी तरीके से डिजाइनिंग करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला बना रहे हैं। तो फोर्स के बारे में देख लो, यानी अब इसको समझ लो, पी क्यू इधर रहे या इधर रहे, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है, करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, चाहे जितना भी इधर उधर घूम ले। तो एक ही बार में हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं, ऊपर वाला फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग दो सिचुएशन में निकालेंगे, जब एक फ्लैट रहेगा तब, और जब इस तरीके से रहेगा तब, क्योंकि उस वक्त में ये जो डायरेक्शन दिख रहा है क्यू आर में जो डायरेक्शन है और पी एस में जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो बदल रहा है बार बार। दैट मीन्स क्या हो रहा है, जब ये इस तरीके से फ्लैट है, इन दैट केस बी और आई दोनों सेम एंगल में आ जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, फोर्स भी बंद हो जा रहा है। बट जब ये घूम रहा है तो ये आई भी ऐसे हो जा रहा है, आई ऐसे हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, फोर्स भी एग्जिस्ट कर जा रहा है। तो फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हमेशा क्यू आर में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, F1 F2 लेट दिस बी F3। और PS में कैसा लग रहा है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ऐसे करके है मतलब क्रिस क्रॉस, तो यहाँ तो जीरो रहेगा। बट जैसे ही ये एग्जिस्ट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा, करंट इधर जाएगा, तो यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी जब ये फ्लैट है तब तक कोई मैग्नेटिक, तब कोई फोर्स नहीं है नीचे, लेकिन जैसे ही ये इस तरीके से एंगल बनाता है तब इसमें भी करंट भीतर की तरफ चला जाएगा। जब ये करंट भीतर की तरफ चला जाएगा तब हमको यहाँ पर दिख जाएगा force is in opposite direction as well. So since we can see that the force experienced by QR and PS are opposite in nature, opposite in direction, what about their magnitude? तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड किससे डिपेंड करता है, फोर्स F इज इक्वल टू ILB। ILB की अगर बात करो तो B तो दोनों में सेम है, आई दोनों में सेम है, लेंथ दोनों का ही बराबर है। ये गैप काफी छोटा होता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लेंथ दोनों में ही बराबर है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, द फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन एवरी सेंस। एज अ रिजल्ट द नेट फोर्स इज जीरो। दैट मीन्स नेट वर्टिकल, वर्टिकल में बोल सकते हो या फिर लीनियर बोल सकते हो, linear force is F3 minus F4 is equal to 0। ये हो गया। अब ये जब 0 हो गया, as a result therefore no linear motion या फिर no transitional motion। अब हम लोग देखते हैं गोल सर्कुलर मोशन पे ध्यान देते हैं। तो F1 भीतर की तरफ पड़ रहा है, F2 बाहर की तरफ पड़ रहा है, एक फोर्स भीतर एक फोर्स बाहर, दे आर क्रिएटिंग कपल। कपल किसको कहते हैं, कपल हैपेंस व्हेन देयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू पॉइंट ऑफ द सेम बॉडी। एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस बराबर होने चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, एक इधर तो एक इधर, दोनों फोर्सेस एकदम बराबर होने चाहिए, याद रखना बराबर होने चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, और दोनों के दोनों फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम बॉडी, एक ही बॉडी पे दूसरे पॉइंट्स पे काम करने चाहिए। एक ही पॉइंट पे, यही पॉइंट पे इधर काम कर दिया, इसी पॉइंट पे इधर काम कर दिया, तो ये कपल नहीं कहलाएगा। तो these two forces F1 and F2 are couple. F1 and F2 create a couple. Therefore, rotational motion
happens। तो यही रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोग को जानना है। और रोटेशनल मोशन में टॉर्क एग्जिस्ट करता है, फोर्स में एग्जिस्ट करता है, यही टॉर्क हम लोग को डिराइव करना है। तो चलो डिराइव करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला में हम लोग का बेसिक फॉर्मूला आता है, टॉर्क इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई, जो कपल में दो फोर्स होते हैं वहां से एक फोर्स लेते हैं हम लोग, वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, यानी यहां से अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। चलो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं उसका। यहां से जब देखेंगे तो इमेजिन करो ये रहा, एक जनरल पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। पी क्यू, तो इधर इमेजिन कर लो क्यू है और इधर इमेजिन कर लो आर है। ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ही रहेगा। ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो हमारा फोर्सेस कैसे रहेंगे, इसको भीतर की तरफ ठेलने की कोशिश की जा रही थी, भीतर की तरफ, यानी परपेंडिकुलर बनाते हैं यहाँ पे, और ये भीतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छा इस तरह से नहीं, ये एंगल में बनाए हैं हम लोग, ये भीतर की तरफ जा रहा है, यानी सीधा ऐसे आएगा भीतर की तरफ, और इधर वाला भी ऐसे आएगा भीतर, ताकि ये इधर टानेगा, ये इधर टानेगा, और ये सीधा ऐसे करके ऐसे गोल गोल घूमना शुरू करेगा। अब क्या होगा, हम लोगों को यहाँ फॉर्मूला निकालना है टॉर्क का। तो वी नो दैट टॉर्क, ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है ये होता है वन ऑफ दिस फोर्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है F1 और यहाँ पे दिख रहा है F2, वन ऑफ दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों? एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए लिखा जाता है ताकि हम लोग को ये समझ में आए कि वी वांट द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस हम लोग को चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किसी दो चीज के बीच में जब मापते हैं तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का डिस्टेंस ये नहीं है। अगर इस फोर्स को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तो ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम लोग को चाहिए। इमेजिन कर लो इफ दिस इज थीटा, सो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ये तो हो जाएगा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको इमेजिन कर लेते हैं n, पॉइंट n पकड़ लेते हैं, ये हो जाएगा qn बाय qr। qr चौड़ाई विड्थ w है, इसको ऊपर अगर भेज दिए ये हो जाएगा w sin थीटा इक्वल टू qn। नाउ यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट करें तो एनी फोर्स F, यहाँ पे F ले लेते हैं, F इज इक्वल टू ILB, सो ILB मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम QN। तो यहाँ पर अगर हम लोग करंट I यहाँ से फ्लो हो रहा है तो I ले लेंगे, लेंथ L है यहाँ पे L, और B को थोड़ी देर बाद में ध्यान देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा QN का वैल्यू पुट करते हैं W sin थीटा, W मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, B sin थीटा, लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू विड्थ एरिया कहलाता है, इसको हम लोग लिख देंगे IAB sin थीटा। ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। ए का मतलब होता है एरिया, और जैसे इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू I इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
यानी जब इसको कन्वर्ट करेंगे मैग्नीट्यूड के रूप में तो ये हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा। सो वेयर इज दिस एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर तुम लोग को हम समझाए हैं कि कोई भी डिवाइस में अगर एरिया होता है तो एरिया इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर सिंपल किसी भी उसका जो एरिया रहता है वहां पे एक परपेंडिकुलर बना दो, यही होता है उसका एरिया वेक्टर। यानी अगर ऐसे इसको खड़ा किए तो ये हो गया उसका एरिया वेक्टर। अब जो थीटा दिख रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी एरिया वेक्टर जो है अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इसी का एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर ए, सो दिस इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड थीटा। तो इसको अब समझने की कोशिश करना। जब मैक्सिमम टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा। साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, यानी मैक्सिमम टॉर्क कब हो जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क तभी होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा को जब 90 डिग्री कहेंगे इसका मतलब क्या होगा? अच्छे से समझो इसको। थीटा 90 डिग्री पे जब रहेगा इसका मतलब क्या होगा? ऐसे रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये इधर है, तो इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? यहाँ पे 90 डिग्री है। तो जब एरिया वेक्टर के हिसाब से बात करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, तब थीटा 90 बोलना पड़ेगा। और जब प्लेन के हिसाब से बोलोगे तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल 0 डिग्री है, पूरा एकदम इस तरीके से रखा हुआ है। और जब ऐसे कर देंगे तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री हो जाएगा, बट एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री हो जाएगा पैरेलल। ये ख्याल रखना पड़ेगा पूरा एकदम। तो मैक्सिमम टॉर्क तभी होगा व्हेन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। दैट मींस वी विल गेट टाउ इक्वल टू आई ए बी। और मिनिमम टॉर्क कब हो जाएगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 degree, that means it is parallel, and that tau will be equal to 0, sin 0 0 हो जाएगा in that case. So this is all about the torque experienced by a current carrying loop या current carrying coil जो इस तरह से रखा गया है। एक नोटिस करने की बात यहाँ पर यह है कि एरिया जो दिख रहा है इसका शेप से कुछ लेना देना नहीं है। ये टॉर्क में, ये टॉर्क में शेप का कुछ लेना देना नहीं है कहीं पे, जस्ट हमको एरिया मिलने से ही हो जाएगा। इसके लिए इसको अगर तुम गोल कर दो, स्क्वायर कर दो, जिस तरीके से वैसा कर दो, बस एरिया अगर सेम रहा तो टॉर्क एक्सपीरियंस विल बी सेम। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे और करंट फ्लोइंग पे। ये चीज याद रखना। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स देन सिंपली ऐड n हियर, NIAB। ये एकदम याद रखना। द मेन फॉर्मूला इज NIAB साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग को बहुत काम आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जब हम लोग जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे तब, क्योंकि वहाँ पे एसी का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग को दिखेगा और वही एसी के फॉर्मूले में ये NIAB साइन थीटा सही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी नाइसली। टॉर्क एक्सपीरियंस NIAB साइन थीटा, टॉर्क एक्सपीरियंस NIAB साइन थीटा। अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद में ही एक गैल्वेनोमीटर में भी हम लोग देखेंगे, यहीं से फॉर्मूला बन के आएगा। द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज NIAB sin थीटा। रिमेंबर दिस, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज द मिनिमम टॉर्क। कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कोई भी ट्रांसलेशनल फोर्स इसमें नहीं एक्सपीरियंस होता है। एरिया वेक्टर का पोजीशन कैसा होता है वो भी अच्छे से समझ लेना यहाँ पे। एंड अगर अच्छे से क्लियर हो जाए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो देख लो।